गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 का विज्ञान का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। हमारा पहला चैप्टर है दैनिक जीवन में विज्ञान। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि विज्ञान किस तरह से हमारी दैनिक एक्टिविटी को किस तरह से प्रभावित करता है और विज्ञान की शुरुआत कैसे होती है। इसके साथ साथ इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि वैज्ञानिक विधि के विभिन्न चरण क्या क्या होते हैं। एक उदाहरण की सहायता से मैं आपको अच्छी तरीके से वैज्ञानिक विधि के विभिन्न चरणों के बारे में समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो के अंत में हमारे जितना टॉपिक हम पढ़ेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ प्रश्न लेंगे जो आपको अपनी कॉपी में करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला चैप्टर है कक्षा 6 का दैनिक जीवन में विज्ञान। इस चैप्टर में हम दैनिक जीवन में विज्ञान की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, मनुष्य स्वभाव से ही जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। उसके दिमाग में हर टाइम कुछ ना कुछ सवाल उठते रहते हैं। अपने आसपास कोई भी घटना वो घट रही है, वो कब घट रही है, क्यों घट रही है, कैसे घट रही है, इन सब के उत्तर ढूंढने की वो कोशिश करता रहता है। वास्तव में विज्ञान की शुरुआत ही इस उत्सुकता से होती है। जब किसी के दिमाग में, चाहे कोई वो बच्चा हो बड़ा हो, अगर किसी के दिमाग में कोई उत्सुकता उठ रही है, यानी दिमाग में प्रश्न उठ रहा है कि ऐसा कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये कब हो रहा है, तो इस सब के सवालों का जवाब ही विज्ञान की शुरुआत है। आइए आपको एक बच्ची के बारे में बताते हैं। एक जिज्ञासु बच्ची है सीमा। उसके मन में हर वक्त प्रश्न उठते रहते हैं, जिज्ञासा उठती रहती है। वो अपनी माँ से पूछती रहती है। कभी तो अपनी माँ से पूछती है कि कोई भी चीज़ को अगर ऊपर फेंके या ऊपर से नीचे छोड़े तो वे ज़मीन पे क्यों गिर जाती है। कभी उसके दिमाग में आता है कि प्रेशर के कुकर में खाना जल्दी कैसे बन जाता है। हो सकता है आपके दिमाग में भी ये सब सवाल आते हों। दूध से दही कैसे बन जाता है, फ्रिज में सामान ठंडा कैसे हो जाता है, चिड़िया कैसे उड़ती है। इस तरह के सवाल उस बच्ची के दिमाग में आते रहते हैं और आपके भी दिमाग में इस तरह के सवाल आते रहते होंगे। उनके इन प्रश्नों का जवाब उसकी माँ नहीं दे पाती। जब उसकी माँ इन प्रश्नों का जवाब नहीं देती तो उसकी माँ कहती है, बेटी मैं इन सवालों का जवाब नहीं जानती, आप जाके अपनी टीचर से पूछे। तो अगले दिन क्या होता है, सीमा अपनी क्लास में जाती है और अपनी क्लास में जाते ही अपनी शिक्षिका से सीमा कहती अपने आसपास की जो दुनिया है उसके बारे में सवाल करती है। यानी मनुष्य में हर चीज़ को जानने की उत्सुकता होती है। इसी तरह सीमा के दिमाग में भी उत्सुकता है। तो सीमा की शिक्षिका कहती है कि हमारे सवाल हमारे आसपास की दुनिया से संबंधित है। जो तुम सवाल कर रही हो वो दुनिया से संबंधित है और सभी चीज़ को जानने समझने की उत्सुकता हमारे अंदर होती है। यह उत्सुकता या तो किसी चीज़ को देखकर हमारे दिमाग में आती है, या छूने से आती है, सूंघने से, स्वाद चखने से, या सुनने के कारण उत्पन्न होती है। हमने कोई चीज़ सुनी, उत्सुकता हुई, ये क्या था। उत्सुकता के कारण ही हमारे मन में तरह तरह के सवाल उठते हैं। विज्ञान इन सभी सवालों का उत्तर देने की कोशिश करता है और यही विज्ञान है। सीमा ने कहा ठीक है, लेकिन विज्ञान इन सवालों का उत्तर कैसे देता है। फिर उसके दिमाग में दूसरा प्रश्न आता है। मैडम कहती है कि विज्ञान इन सवालों का जवाब देता है। तो सीमा फिर दोबारा सवाल कह देती है कि विज्ञान इन सवालों का उत्तर कैसे देता है। शिक्षिका कहती है यह जानने के लिए हमें यह समझना होगा कि वैज्ञानिक किस तरह से कार्य करते हैं। वैज्ञानिकों का एक तरीका होता है किसी भी सवाल का उत्तर ढूंढने का। वे जिस समस्या का हल खोजना चाहते हैं सबसे पहले उसका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं। यानी कि अगर वैज्ञानिक को किसी समस्या का हल ढूंढना है तो सबसे पहले उस समस्या को वे बहुत ही सूक्ष्म तरीके से देखेंगे कि आखिर समस्या क्या है और उससे संबंधित सभी जानकारी एकत्रित करते हैं। जितनी भी जानकारी उस समस्या संबंधित है उनको वे एकत्रित करेंगे। एकत्रित जानकारी के द्वारा वे अपने उत्तर के बारे में कल्पना करते हैं, फिर एक उत्तर बना लेते हैं कि इस समस्या का ये उत्तर हो सकता है। इस तरह से एक सिद्धांत की रचना हो जाती है और जब सिद्धांत की रचना हो जाती है, सिद्धांत की रचना ही सवाल का सबसे अच्छा समाधान होता है। लेकिन इस समाधान की पुष्टि करने के लिए
वैज्ञानिकों को बार बार प्रयोग करने पड़ते हैं ताकि उन्हें विश्वास हो जाए कि जो हमने समाधान दिया है वो सबसे अच्छा समाधान है, और अगर वो अच्छा समाधान नहीं होता तो उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल कर देते हैं। शिक्षिका ने बताया, जैसे सीमा का सवाल है कि वस्तुएं हमेशा ज़मीन पर ही क्यों गिरती हैं, तो यही सवाल आप हर रोज़ देखते हैं कि अगर आप कोई भी चीज़ हवा में उछालें, ऊपर को उछाले या ऊपर से नीचे गिरे, वो ज़मीन पर ही आकर गिरेगी। यह जानने के लिए आपको कई तरह की वस्तुओं के साथ विभिन्न स्थानों का प्रयोग करना पड़ेगा। आप बार बार कोई वस्तु गिर के देखेंगे, हर बार दूसरी वस्तु गिर के देखेंगे कि वो नीचे जा रही है या नहीं जा रही। अगर आप ऐसा करेंगे तो पाएंगे कि हर तरह की वस्तु, चाहे फूल हो, पत्थर हो, सिक्के हों, कपड़े हों, कुछ भी गिराएं आप, वो ज़मीन पर ही आकर गिरेगा। ऐसा ही एक सवाल एक वैज्ञानिक थे, सर आइजैक न्यूटन, याद रखना है आपको, सर आइजैक न्यूटन, उसने निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी हर वस्तु को गुरुत्वाकर्षण के कारण अपनी तरफ खींचती है। उनके दिमाग में भी आया, वे एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, पेड़ से सेब गिरा, उन्होंने देखा ये सेब क्यों गिरा, उनके दिमाग में भी ये सवाल आया। फिर उन्होंने उसका खोज निकाला और उन्होंने एक नियम दिया। उन्होंने कहा कि पृथ्वी हर वस्तु को गुरुत्वाकर्षण के कारण अपनी तरफ खींचती है, जिसकी वजह से प्रत्येक वस्तु पृथ्वी पर गिरती है। सीमा अपने प्रश्न का इतना सरल उत्तर पाकर उत्साहित हो गई। सीमा खुश हो गई कि ये तो बहुत आसान उत्तर है। ये देखिए, ये सर आइजैक न्यूटन है, ये इनकी तस्वीर है। अगर आपके सामने कभी तस्वीर आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ये सर आइजैक न्यूटन की तस्वीर है और इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। शिक्षिका सीमा के उत्साह को देखकर बोली कि ज़्यादातर उत्तर सरल ही होते हैं, लेकिन उनके उत्तर या सिद्धांत पाना अक्सर जटिल होता है। उत्तर तो मैंने बता दिया, लेकिन ये उत्तर हम जिस सिद्धांत से पाए वो बहुत ही मुश्किल होता है। वैज्ञानिक किसी भी समस्या समाधान प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक विधि के विभिन्न चरणों द्वारा निष्कर्ष निकालते हैं। वे कई चरण से, कई पदों के द्वारा अपने निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और उससे समाज को लाभान्वित करते हैं। वैज्ञानिक विधि के विभिन्न चरण निम्नलिखित हैं। अब देखिए, मैं आपको एक उदाहरण लेके बताता हूं कि वैज्ञानिक विधि के विभिन्न चरण क्या क्या हैं। पहला सवाल है जिज्ञासा या प्रश्न करना, यानी कि सबसे पहले किसी भी वैज्ञानिक के दिमाग में एक जिज्ञासा होगी, प्रश्न होगी। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आप जा रहे हैं धूप में, और धूप में जाने पर आपकी परछाई आपको चमकी। आप उसे देख के आपके दिमाग में सवाल आया कि ये मेरी परछाई क्यों बन रही है, ये क्या है। आपकी माँ ने आपको बता दिया कि ये परछाई है, तो आपके दिमाग में यही प्रश्न आया कि परछाई कैसे बनती है। तो ये जिज्ञासा या प्रश्न हुआ, पहला चरण आपने पूरा कर लिया। उसके बाद आपके दिमाग में आप उसका एक संभावित उत्तर ढूंढेंगे, उसे कहेंगे परिकल्पना। जो संभावित उत्तर आप ढूंढेंगे तो आपके दिमाग में आए कि कोई भी वस्तु जो सूर्य के सामने खड़ी है उसकी दूसरी साइड में उसकी परछाई बनती है। आपके दिमाग में आपने एक परिकल्पना बना ली कि प्रत्येक वस्तु की परछाई बनती है अगर उस पर लाइट पड़ती है। ये आपकी परिकल्पना हुई। जब आपकी परिकल्पना हुई तो अब आप अपनी परिकल्पना के परीक्षण करेंगे। तीसरा स्टेप होता है परीक्षण करना, कि आपने जो परिकल्पना की कि प्रत्येक वस्तु की परछाई बनती है, क्या ये बात सही है। तो इसके लिए आप विभिन्न वस्तुएं लेंगे। विभिन्न वस्तुएं ली, आपने एक कोई किताब ली, उसका देखा, उसकी भी अच्छा परछाई बन गई। उसके बाद आपने एक शीशा लिया, तो शीशे में क्या हुआ, शीशे के चारों आर पार हमारी लाइट निकल गई, उसकी परछाई नहीं बनी। फिर आपने और कुछ देखा, बहुत सी चीज़ देखी, आपने उनका परीक्षण करके देखा, बार बार शीशा देखा या कोई और वस्तु ली, उसकी परछाई बनी। किसी की परछाई बन जाती है और किसी की परछाई नहीं बनती। अच्छा, फिर आप निरीक्षण, विश्लेषण और वर्गीकरण, यानी कि अब आपने जो किए काम उनका वर्गीकरण करेंगे। आपने वर्गीकरण कर दिया, एक जगह तो आपने पारदर्शी वस्तु रख दी, यानी जिनके आर पार प्रकाश निकल जाता है, और एक तरफ अपने अपारदर्शी वस्तुएं रखती, यानी कि जिनकी परछाई बन रही है वे अपारदर्शी, पारदर्शी
अपारदर्शी हो गई, और जिनकी परछाई नहीं बन रही वे पारदर्शी हैं। आपने उनका वर्गीकरण कर दिया, यानी कि निरीक्षण किया और विश्लेषण या वर्गीकरण कर दिया। ये आपका चौथा स्टेप हो गया, यानी कि आपने कुछ दो जगह डिवाइड कर दी, पारदर्शी और अपारदर्शी। तो उसके बाद अभिलेखन करेंगे। अब आप अपनी उसमें लिखेंगे कि जिस वस्तु के आर पार प्रकाश निकल जाता है उसे पारदर्शी कहेंगे और उसकी परछाई नहीं बनती, और जिसके आर पार प्रकाश नहीं निकलता उन्हें अपारदर्शी कहेंगे और उसकी परछाई बनती है। तो ये आपका 5वां स्टेप हुआ अभिलेखन। उसके बाद आप फिर दोबारा से पुनर्विचार करेंगे, फिर दोबारा से प्रयोग करेंगे, पुनः देखेंगे कि हाँ जो हमने लिखा है वो सही है। और ये सब देखने के बाद आप निष्कर्ष पे पहुँचेंगे कि प्रत्येक वस्तु की परछाई नहीं बनी। हमने शुरू में कहा था कि प्रत्येक वस्तु की परछाई बनती है, लेकिन अब हम अपने जो परिकल्पना की थी उसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे कि प्रत्येक वस्तु जिसके आर पार प्रकाश निकल रहा है उसकी परछाई नहीं बन रही उसे पारदर्शी कहा, और जिसके आर पार प्रकाश नहीं निकल रहा उसकी परछाई बनती है। ये आपने निष्कर्ष निकाल लिया, और इस निष्कर्ष के आधार पर आप नए नए प्रयोग करके देखेंगे जिन पर आपका निष्कर्ष सिद्ध हो जाएगा। तो इस तरह से ये वैज्ञानिक विधि के विभिन्न चरण हैं। एक उत्तर को प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक विभिन्न चरणों का पालन करते हैं और एक उत्तर को प्राप्त करते हैं। अब हम इस पाठ के कुछ प्रश्न लेंगे जो आपको अपनी विज्ञान की कॉपी में करना है। जो हमारा टॉपिक हमने पढ़ा उस पर पहला प्रश्न बन जाता है वैज्ञानिक विधि के विभिन्न चरण लिखिए। तो इसमें आप चरण लिख देंगे जो हमने भी पढ़े। तो विभिन्न चरण क्या हैं? जिज्ञासा या प्रश्न करना, नंबर 2 परिकल्पना, नंबर 3 परीक्षण, नंबर 4 निष्कर्ष विश्लेषण या वर्गीकरण, नंबर 5 अभिलेखन, नंबर 6 पुनर्विचार, नंबर 7 निष्कर्ष निकालना, नंबर 8 नए प्रयोग। तो ये आपका पहला प्रश्न हुआ जो आपको अपनी कॉपी में करना है। दूसरा प्रश्न आपका आ जाता है विज्ञान किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा? सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इस प्रश्न को भी आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका, एक प्रश्न और आता है हमारा, परिकल्पना का क्या अर्थ है? हमने परिकल्पना की थी अपने उत्तर की संभावित निकालने के लिए। तो परिकल्पना का क्या उत्तर हुआ? परिकल्पना का अर्थ है किसी घटना के कारण को बताने के लिए पहले से विचार बनाना या कल्पना करना, यानी कि कोई संभावित उत्तर आपका वो आपका परिकल्पना हो सकता है। तो इसमें यही लिख देंगे आप। और एक हमारे टॉपिक में आया, किस वैज्ञानिक ने बताया कि पृथ्वी हर वस्तु को अपनी तरह खींचती है? वो वैज्ञानिक थे सर आइजैक न्यूटन। जो आपको वैज्ञानिक का नाम रखना है, याद रखना है, और इनके साथ साथ जो मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी आपको वो तस्वीर भी ध्यान रखनी है। अगली क्लास में हम इससे आगे का टॉपिक पढ़ेंगे कि विज्ञान ने दैनिक जीवन में विज्ञान किस तरह से प्रभावित करता है। सभी दिए गए प्रश्नों को, चारों प्रश्नों को आपको अपनी कॉपी में करना है। धन्यवाद।